संभावना देखने को नहीं मिलती। तो जब शिक्षक शिक्षा में भारत केंद्रितता नहीं होगी, भारतीय ज्ञान का समावेश नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो सकता। उस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यह संगोष्ठी, और उसी दृष्टि से इस संगोष्ठी के विषय का जब निर्धारण कर रहे थे तो यही विचार मन में था। और इस प्रकार की शिक्षक शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में देने का जो बीड़ा उठाना चाहिए वो सबसे पहले संस्कृत विश्वविद्यालयों को और संस्कृत शिक्षा शास्त्र विभागों को उठाना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने इस संगोष्ठी का यह विषय रखा, भारतीय ज्ञान परंपरा दिशा शिक्षक शिक्षा। अब बात करते हैं कि साहब ज्ञान परंपरा तो बड़ी व्यापक है, उसमें भारतीय क्यों बोलना? भारतीय न बोले, केवल ज्ञान परंपरा बोल दे तो क्या खराबी है? तो उसको भारतीय शब्द बोलना इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र का एक स्वभाव होता है। गीता में कहा है स्वभाव ही अध्यात्म उच्यते, अर्थात जैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसे राष्ट्र का भी स्वभाव होता है, और यह स्वभाव उसको अपने जन्म से प्राप्त होता है। जब तक व्यक्ति है तब तक उसका स्वभाव है, ऐसे ही जब तक राष्ट्र का वो स्वभाव है तब तक वो राष्ट्र उस राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है। इसी को देशिक शास्त्र में चिति कहते हैं, इस स्वभाव को चिति कहा जाता है। तो ये जो चिति है, ये जो स्वभाव है, भारत का स्वभाव भारतीयता है। जैसे ही हमने भारतीय कहना छोड़ दिया तो समझ लीजिए भारत का भारतत्व समाप्त हो गया। इसलिए जब हम ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे। और भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे यहाँ ज्ञान को क्या संज्ञा दी गई है? ज्ञान को हमारे यहाँ ब्रह्म की संज्ञा दी गई, ब्रह्म का पर्याय माना गया है। कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म जो है वो सत्य भी है, ब्रह्म जो है वो ज्ञान भी है, ब्रह्म जो है वो अनंत भी है। तो हमारे यहाँ जो ज्ञान परंपरा है वो ब्रह्म को ज्ञान मानती है, अर्थात ज्ञान स्वयं ब्रह्म है। तो जब ज्ञान स्वयं ब्रह्म है, इस भावना से हम काम करते, क्या है ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म, ये ब्रह्म की जो संकल्पना है, जैसे सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो ये इस सृष्टि का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। अब जब दर्शन में जाते हैं तो अब निमित्त कारण से मतलब कि सृष्टि का कर्ता भी है, और उपादान कारण से मतलब कि उसको बनाने में जो लगने वाली सामग्री है वो स्वयं भी ब्रह्म ही है। तो इसलिए ब्रह्म के दो स्वरूप हो गए, ठीक है। एक स्वरूप क्या हुआ? सृष्टि स्वरूप, जो कि वो उपादान के रूप में है, और एक उसका जो ब्रह्म स्वरूप। तो ब्रह्म को हम दो तरीके से देखते हैं, ठीक है, एक उसका परमात्मा के रूप में और एक दूसरा सृष्टि के रूप में। तो जब उसको परमात्मा के रूप में देखते हैं ब्रह्म को, ब्रह्म अर्थात क्या? ज्ञान। तो जब ज्ञान को परमात्मा के रूप में देखते हैं तो विद्या की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों की चर्चा होती है ना, आप लोग सब याद किए हुए, सा विद्या या विमुक्त ये, या विद्या या अमृतम अश्नुते, ये सब हम सुनते हैं। तो ये क्या है विद्या? तो वो विद्या जो ब्रह्म के परमात्मा स्वरूप का ज्ञान कराती है वो क्या है? विद्या। और जो उसके सृष्टि स्वरूप का ज्ञान कराती है, सृष्टि में आ गए तो फिर ये सारा पदार्थ विज्ञान आ गया, वहाँ फिजिक्स भी आ गया, केमिस्ट्री भी आ गया, फिजिक्स सारा मटेरियलिस्टिक जितनी भी थ्योरी है वो सारी किसमें आ गई? सृष्टि ज्ञान। जब उसके सृष्टि के स्वरूप का ज्ञान कराती है तो कहते हैं अविद्या। तो ज्ञान और अज्ञान, इस तरह से हम बात करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा अर्थात कि ये जो सृष्टि ज्ञान है, ये जो मटेरियलिस्टिक ज्ञान है, इसकी भी जरूरत है। ये कहाँ पर जरूरी है? इस सृष्टि अर्थात इस मृत्यु लोक में। जब इसकी हम बात करते हैं, इस लोक की, इस लौकिक जीवन की बात करेंगे, लौकिक ज्ञान आवश्यक है, अर्थात अविद्या आवश्यक है। और जब पारलौकिक ब्रह्म स्वरूप की बात करेंगे तो विद्या अर्थात ज्ञान आवश्यक है। तो ज्ञान, अज्ञान, विद्या, अविद्या, ये सारी चर्चा हमारी ज्ञान परंपरा में इतनी विस्तृत चर्चा है। वो केवल दर्शन ही नहीं है, वहाँ पर साइंस भी है, फिजिक्स भी है, सारी चीजें। तो ये हमारी ज्ञान परंपरा है। और इस ज्ञान के, जैसा मैंने पहले कहा कि ब्रह्म ज्ञान और सृष्टि ज्ञान ये दो आयाम हैं। और जिस प्रकार ब्रह्म विश्व रूप में आकर के विविध स्वरूप धारण करता है, वैसे हमारी ज्ञान परंपरा में ज्ञान भी विविध स्वरूप धारण करता है।
और ये विविध स्वरूप कैसे धारण करता है? ज्ञानार्जन के करणों के द्वारा करता है। करण अर्थात व्याकरण में कहते हैं साधकतमम करणम, अर्थात ज्ञानार्जन करने का जो साधन है उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं हमारी परंपरा में। तो ज्ञानार्जन के करण क्या है? तो 14 करण हमारे यहाँ ज्ञानार्जन के बताए गए हैं। पहले 5 पंच ज्ञानेंद्रिय जिसके माध्यम से हमें ज्ञान होता है। दूसरा 5 पंच कर्मेंद्रिय अर्थात 10 करण हो गए, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। इसके अलावा 4 अंतःकरण, ये जो 10 है ये बाह्य करण है, और 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार चित्त। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहंकारम, ये 4 अंतःकरण। तो इन 14 करणों से हमारे यहाँ ज्ञानार्जन की प्रक्रिया बताई गई है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि सब कुत्ते के गले में घंटी बांध के या लार टपका करके कैसे उसको अधिगम हुआ। हम इन करणों के द्वारा इन करणों के विकास को नहीं पढ़ते। हम शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ाई करते हैं कि साहब स्किनर ने बिल्ली और थॉर्नडाइक का कुत्ता। तो हमारे यहाँ ज्ञानार्जन की प्रक्रिया पढ़ाने के लिए सिलेबस में कुत्ता बिल्ली लगाया हुआ है। और हमारी परंपरा में कितना विस्तृत और उसकी चर्चा है। ये पीछे की भी आ रही। तो ये जो ज्ञानार्जन की परंपरा है, ये जो करण है, तो जैसे मैंने कहा कि इन करणों के द्वारा ज्ञान विविध रूप धारण करता है। कैसे? तो जब आपको ज्ञानार्जन कर्मेंद्रियों के माध्यम से होता है, पहले भी मैंने ये चर्चा की है, तब उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं। कर्मेंद्रिय से प्राप्त ज्ञान कौशल है, ज्ञानेंद्रिय से प्राप्त ज्ञान संवेदन है, अनुभव है। मन से प्राप्त ज्ञान, मन के 2 पक्ष हैं, भावना पक्ष और विचार पक्ष। तो मन से प्राप्त ज्ञान भाव है, विचार है, मनन है, चिंतन है। बुद्धि से प्राप्त ज्ञान विवेक है, चित्त से प्राप्त ज्ञान भोक्तृत्व का भाव है, और अहंकार से प्राप्त ज्ञान कर्तृत्व का भाव है। तो कर्ता पक्ष भोक्ता पक्ष, कि मैं करता हूँ या मैं भोक्ता हूँ, ये भाव आता है ना। तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग पक्ष विकसित होते हैं। बच्चा छोटा है, शैशव अवस्था है, तो शैशव अवस्था में उसका चित्त पक्ष विकसित होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर शैशवावस्था में जो सिखाना चाहिए वो संस्कार की बात होती है। हमारे यहाँ जो ज्यादातर संस्कार है वो शुरू में ही सिखा दिए जाते हैं, शैशवावस्था में ही प्रदान कर दिए जाते हैं। 16 संस्कारों की हम बात करें तो गर्भाधान से लेकर के नामकरण इत्यादि बहुत सारे संस्कार शुरू में ही, गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतो, नयन, जात, कर्म से लेकर के नाम, अन्नप्राशनम, चोलम, मौंजी बंध, ये सारे बहुत सारे शैशवावस्था में इसमें हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब चित्त की प्रधानता होती है और चित्त का शिक्षण संस्कार से किया जाता है। चित्त के बाद जब थोड़ा आगे बढ़ता है, बाल्यावस्था में आता है, तो बाल्यावस्था में उसके कौन से करण सक्रिय होते हैं? कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, और ज्ञानेंद्रिय, देखना, सुनना, इस तरह की कुछ ज्ञानेंद्रिय सक्रिय होती है, कर्मेंद्रिय सक्रिय होती है बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर जो हमें शिक्षण देना है, मन भी सक्रिय होता है। मन का कौन सा पक्ष सक्रिय होता है बाल्यावस्था में? भाव पक्ष सक्रिय होता है। तो जब इस अवस्था में शिक्षा देना है तो कैसी शिक्षा देना पड़ेगी हमारे विचार में, हमारी भारतीय परंपरा के आलोक में? जो क्रिया आधारित हो, क्योंकि कर्मेंद्रिय प्रधान है। देखना सुनने की बात हो तो जो प्रत्यक्ष विधि पर आधारित हो, प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित हो। तो यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करना है, यहाँ पर क्रिया की बात करना है। इस दृष्टि से जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि साहब ये लर्निंग बाय डूइंग, हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, हमारे यहाँ स्वयं है। हम स्वयं कहते हैं कि क्रिया अवस्था में ये विकसित है, इसलिए क्रिया आधारित शिक्षण हो, अनुभव जन्य अधिगम हो। इस अवस्था में अध्यापक ज्यादा सक्रिय हो, दौड़ भाग करे, क्योंकि बच्चे की इंद्रियां सक्रिय ज्यादा है, इसलिए उसको एक्टिव ज्यादा रहना है। यहाँ पर उसको बिठा करके लेक्चर देने वाली बात नहीं है। बाल्यावस्था में उसको खिला करके, दौड़ा करके, गतिविधि करा करके सिखाना है, प्रेरणा के द्वारा सिखाना है। इसलिए वो अवस्था क्रिया आधारित शिक्षा की अवस्था है। उससे जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था से आगे बढ़ते हैं, तो कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में कौन से करण सक्रिय होते हैं? तो कहते हैं कि किशोरावस्था में मन का विचार पक्ष सक्रिय होने लगता है, और जो बुद्धि है, इस बुद्धि का परीक्षण और निरीक्षण वाला भाग सक्रिय होने लगता है। जैसे टीन एज में आता है बच्चा तो क्वेश्चन पूछने लगता है, वो हर चीज को परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, उसके क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। कई अभिभावक चिढ़ जाते हैं या अध्यापक भी चिढ़ने लगता है, क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, लेकिन उसका वो पक्ष उस समय विकसित हो रहा है। तो उस समय की जो शिक्षा हो वो ऐसी हो कि जो उसके विचार प्रधान शिक्षा हो,
किशोरावस्था की शिक्षा, वहां पर उसको विचार लेने की जरूरत है, तो विचार प्रधान शिक्षा होती है, चिंतन प्रधान शिक्षा होती है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए शिक्षा होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है कि 11th 12th 9th 8th 11th 12th में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करो। क्यों कहती है? क्योंकि उस समय बच्चे का मन का विचार पक्ष सक्रिय हो रहा होता है, परीक्षण निरीक्षण का भाव जागृत होता है, इसलिए तर्क करने की क्षमता उसमें आने लगती। जब युवावस्था में आता है तो ये सारी चीजें तो सक्रिय हो चुकी होती है, लेकिन और नई चीज बुद्धि तो पूर्ण रूप से काम करती ही है, और साथ में अहंकार जो वो बताता है कि इसका कर्ता मैं हूँ, कर्तृत्व भाव उसमें जागृत होने लगता है। तो युवावस्था में जब शिक्षा हो तो उसमें कर्तृत्व भाव है, इसलिए वहां पर शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो उसमें दायित्व भाव जगाए। वहां की शिक्षा हमारी ज्ञान परंपरा के हिसाब से दायित्व बोध पुरस्सर होनी चाहिए। वहां पर हम दायित्व की बात करते हैं और विवेक की बात करते हैं। यहाँ पर जो प्राप्त ज्ञान है बुद्धि के आधार पर वो विवेक है, और इसलिए विवेक प्रधान और दायित्व बोध प्रधान शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि में देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम ये वेस्टर्न एजुकेशन के चक्कर में आकर के करणों के विकास का शिक्षा में ध्यान नहीं रख रहे हैं, और करणों के स्थान पर उपकरणों के विकास और संग्रह में लगे हुए हैं। हमें विकास करना है करणों का, ज्ञानार्जन के करणों का, और हम विकास कर रहे हैं उपकरणों का। स्मार्ट बोर्ड चाहिए, ठीक है, उपकरण है, लेकिन मुख्य करण है, ठीक है। कक्षा कक्ष तो जरूरी नहीं है स्मार्ट हो, जहाँ अध्यापक है, जहाँ छात्र है, चाहे वो कोई कक्षा हो, चाहे वो पेड़ के नीचे हो, चाहे वो बगीचा हो, कहीं भी हो, अध्यापक है, छात्र है, दोनों के मध्य अंतःक्रिया हो रही है, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया चल रही है, उसके करणों का विकास हो रहा है, उस स्थान को आप कक्षा कक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा में कह सकते हैं। उसके लिए चारों तरफ से ईंट की दीवार और खिड़की लगा, पर्दे लगा हुआ, टेबल कुर्सी लगा हुआ कमरा ही कक्षा कक्ष होगा, ऐसा नहीं है हमारी परंपरा। तो वो हमारी परंपरा की बात है। इस तरह से हमारी परंपरा में ज्ञानार्जन का विकास है। इसके अंदर बहुत सारे पक्ष हैं, जिन पक्षों की चर्चा इस संगोष्ठी में विविध सत्रों में विविध वक्ताओं के द्वारा, विविध शोध पत्र वाचकों के द्वारा की जाएगी। एक छोटी सी बात और करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक हमारे जैसे एक चीज और हम ध्यान दें, हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं कि हमारे अध्ययन अध्यापन होता है, अंग्रेजी में क्या है, इन दोनों के लिए अध्ययन अध्यापन के लिए टू टीच और टू लर्न, वहां पर दोनों के लिए दो अलग अलग शब्दों का, दो अलग अलग क्रियापदों का प्रयोग होता है। एक कहता है कि टीचिंग और लर्निंग, इस तरह से दो। हमारे यहाँ उस काम को हम क्या कहते हैं? अध्ययन अध्यापन, पठन पाठन। हमारे यहाँ एक ही क्रियापद से हम दोनों काम का कर, एक प्रेरणार्थक है, पाठन या अध्यापन प्रेरणार्थक है, और वो मूल जो है वो पठन या अध्ययन है। इससे क्या फर्क पड़ा? एक ही क्रियापद का अंतर करने से तो सामान्य सी बात, लेकिन इसके पीछे का भाव देखिए। अध्ययन और अध्यापन की जब हम बात करते हैं, अर्थात हम कहते हैं कि एक ही क्रिया के दो पहलू हैं, अध्ययन करना और अध्यापन करना। इसमें से भी मूल क्या है? मूल है अध्ययन, बाकी उसका प्रेरणात्मक स्वरूप ऋणित करके प्रेरणात्मक स्वरूप जो है वो अध्यापन है। तो इसलिए अध्ययन कौन करता है? छात्र। तो मुख्य कौन हुआ? छात्र। तो ये जो वेस्टर्न वाले हल्ला मचाते छात्र केंद्रित शिक्षा, हमारे यहाँ तो शब्दों में ही छात्र केंद्रित शिक्षा शुरू से है। हम तो जो पठन पाठन एक साथ कह रहे हैं, हम तो उस क्रिया को अलग कर ही नहीं रहे। हमारे यहाँ तो गुरु शिष्य का जो संबंध है वो अध्ययन अध्यापन से, पठन पाठन से, या आचार्य पूर्व रूपम अंत्यवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचन संधानम, इस भाव से एकात्म स्वरूप है। और वो एकात्मता हमारी वाणी में भी, हमारी भाषा में भी नजर आती है। इसलिए स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन कोई वेस्टर्न का दिया हुआ थॉट नहीं है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर रचा बसा हुआ है। बस दिक्कत यह है कि इस तरह के शिक्षा शास्त्र या इस तरह की शिक्षण पद्धति जो इतने वर्षों से चली आ रही है, जो यूरोप अमेरिकन स्टाइल से प्रभावित शिक्षण पद्धति है, जिसके कारण हम अपनी ज्ञान परंपरा को भूलते जा रहे हैं। हम जानते हैं, हमारे व्यवहार में है, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। जैसे विवेकानंद जी ने कहा ना कि अंतर्निहित शक्तियों का बहिरानयन शिक्षा है। तो अंतर्निहित हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कार में वो चीजें हैं, लेकिन वो शिक्षा में भी कैसे यूजफुल है वो समझ
विकसित करने की जरूरत है। और उस प्रकार की समझ विकसित इस तरह के विषयों पर चर्चा से, शोध से, संगोष्ठियों से विकसित होगी। और इस संगोष्ठी के संयोजक के नाते मुझे पूरी अपेक्षा है कि जिस उद्देश्य से हमने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के विचारों के समावेश से यह संगोष्ठी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत विस्तृत रूप से आपने विषय को स्पष्ट किया है। इतने तो प्रश्न भी नहीं होंगे जितने आपने समाधान दिए। सत्यम। उत्कृष्ट विवेचन हेतु आपने उठा हुआ है शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा। ये बहुत ठीक प्रकार से विश्लेषण आपने किया और कई हमारे चिंतन के आयामों को भी आपने खोला है। यही विचित्रता देखने को मिलती है। क्या ये प्रयोगात्मक स्थिति नहीं है कि एक व्यक्ति है, परिस्थितियां सब आप जानते हैं, वो खड़ा हुआ है, मामा मौसी फूफा फूफी सब लोग खड़े हुए हैं, देख करके डरता है, भागता है। रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, जल रही है, नहीं करूंगा। अब वहां पर उसे आध्यात्मिक गुरु न मान करके एक मनोचिकित्सक माना जाए और इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े धनुर्धारी को जो ऐसी स्थिति में है और इतना विराट, इतना नकारात्मक संबोधन वो करते हैं कि अपने आप में सामान्य बात नहीं है, जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं गाली देना। कहा कि क्लैव्य कह दिया। तो कितनी मनोचिकित्सा की प्रक्रिया ही हो रही कि क्लैव्यम आस्मगमः पार्थो नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, खड़े हो जाओ। ये क्या मनोचिकित्सा नहीं चली? और यहीं पर फिर वो बात आकर के कह देता है तो आप उसे कहते हैं कि ही इज सिजोफ्रेनिक। फ्राइड ने कहा तो आपने उस प्रक्रिया का नाम दे दिया कि वो सिजोफ्रेनिक है, मनोविदालिता से ग्रस्त है। वहाँ चिकित्सा ही चल रही है। लेकिन जैसा आचार्य श्री ने कहा कि वो लार टपकी और वो दो चार कुत्ते बिल्लू इकट्ठे करके वो, यद्यपि वो सब भी अपनी जगह जो कुछ हुआ होगा वो अपना है, लेकिन नया कुछ विचार और नई क्रांति का ये दौर है जिसमें गंभीरता से इन विषयों का विचार करना पड़ेगा, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और वही व्यक्ति जो ऐसा भाग रहा था अंत में कह रहा है कि करिष्ये वचनम तबो, बहुत गहरी मनोचिकित्सा वहाँ चल रही है जिसका अध्ययन करना पड़ेगा, जिसके बिंदुओं को निकालना पड़ेगा। वो भी कुछ प्रयोगात्मक है, उसके सबके अपने प्रमाण हैं। बहरहाल अध्यापकत्व जग गया, अब मैं फिर से संचालकत्व ला रहा हूँ और बड़ी विनम्रता से विशिष्ट हमारे बीच में